नमस्कार दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस विषय और पॉलिटिकल साइंस में हम इंटरनेशनल रिलेशन और फॉरेन पॉलिसी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन के ऊपर हम बात कर रहे हैं। आज से इस सीरीज को हम शुरू कर रहे हैं। ये जो पीडीएफ आपको दिखाई दे रहा है, ये पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगा, लिंक आपको मिलेगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे कि पिछले सालों के अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से इंटरनेशनल रिलेशन और फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत आ चुके हैं। कोई भी एग्जाम हो, नेट का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, ओके, तो बहुत सारे एग्जाम लगते रहते हैं अलग-अलग स्टेट्स में और वहाँ पर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इंटरनेशनल रिलेशन और फॉरेन पॉलिसी से, उन सबको हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो 3 से 4 क्लास इसमें होगी हमारी इंटरनेशनल रिलेशन और फॉरेन पॉलिसी के ऊपर और उसके बाद में हम हर यूनिट हम देखेंगे। जैसे-जैसे आपकी यूनिट है, सबके ऊपर बात की जाएगी। एक आपको ओवरव्यू मिल जाएगा, और बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंतर्गत इसमें से आपको देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा ठीक से देखिए, समझिए इसको, जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुनिए और कुछ यदि बताया जा रहा है तो उसको लिख भी लीजिए साथ में। पीडीएफ तो है ही, लेकिन कुछ और भी साथ में बताया जाएगा, तो उसको भी आप नोट कर लीजिए, साथ-साथ नोट कर लीजिए और रिवीजन हो जाएगा आपका। स्पीड के साथ में रिवीजन हो जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि क्या हमें क्या-क्या पढ़ना है। ओके, क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आस-पास हमें क्या-क्या पढ़ना है वो सब आपके सामने आ जाएगा। तो ध्यान से सुनिए इस क्लास को और पूरा देखिए। ये जो सीरीज है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। कम समय में हम ज़्यादा कैसे पढ़ सकते हैं, तो ये सब आपको बताया जाएगा, कैसे हम करें। तो आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन है, ये पीडीएफ है, अभी आपको क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं आपके सामने क्वेश्चन। ओके, तो ये है क्वेश्चन है यूजीसी नेट, ये पूछा गया है 2006 का ये क्वेश्चन है। तो कुछ क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। पीडीएफ है, पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा, कोई समस्या नहीं है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल ठीक, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है और इसमें क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति क्या है? पावर क्या है? पावर किस प्रकार से होती है? सामान्यतः ये क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या पावर निरंकुश होती है, अपरिमित होती है, परिमित होती है या सापेक्ष होती है, रिलेटिव होती है? तो जो पावर होती है हमेशा रिलेटिव होती है। पावर क्या होती है? रिलेटिव होती है, एब्सोल्यूट नहीं हो सकती। कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश ऐसा नहीं कह ही नहीं सकता कि हमारी जो पावर है वो एब्सोल्यूट है। हमारे से ज़्यादा किसी की पावर हो ही नहीं सकती, ऐसा हम नहीं कह सकते। जो पावर देखा जाता है वो दूसरों से कंपैरिज़न किया जाता है कि आपके सामने जो देश है उसके पास में कितनी पावर है। जैसे भारत की तुलना यदि आप अमेरिका से करोगे, ओके, रिलेटिव आप कर रहे हो तो अमेरिका पावरफुल हो जाएगा और भारत की तुलना यदि आप नेपाल या भूटान जैसे देशों से करोगे तो यहाँ पर भारत पावरफुल हो जाएगा। तो पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो किस प्रकार से होता है? एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है, एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला है अंतर्राष्ट्रीय कानून अपने संप्रयोग में कैसा है? कैसा है अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है ये कैसा है? इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? क्या एक देश के अंतर्गत, क्या किसी रीजन के अंतर्गत या पूरे वर्ल्ड के अंतर्गत, कहाँ पर इसका हम प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन है विश्वव्यापी, आंशिक, सापेक्ष। तो इसका आंसर होगा विश्वव्यापी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विश्वव्यापी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपको सही करना है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? विश्वव्यापी, क्योंकि इसका प्रयोग केवल एक क्षेत्र विशेष में नहीं होता है, पूरे विश्व में ये अप्लाई होता है। इसमें जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी इसमें लिखा होता है, वो पूरे विश्व के लिए होता है, किसी एक देश के लिए नहीं। किसी एक देश के लिए ये नहीं होता है, पूरे विश्व के लिए ही ये होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन यहाँ पर दिया हुआ है तो उसको आप पढ़ लेना, पीडीएफ मिल जाएगा तो वहां से आप उसको रीड कर लीजिए। जो एक्सप्लेनेशन है वो काफी महत्वपूर्ण आपके लिए, उसको ठीक से आपको पढ़ना है। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय देशों के संगठन, जिसको हम सार्क कहते हैं, का अस्तित्व मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? दक्षिण एशिया क्षेत्रीय देशों के संगठन का जो अस्तित्व है वो मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? किस पर? तो कमजोर देशों के हितों के ऊपर, शांति एवं सहयोग के ऊपर, या निर्णयों के मतक्य के ऊपर, ओके, और द्विपक्षीय हितों के मुद्दों के ऊपर, कौन सा इसमें हो सकता है? तो इसमें बी इसका आंसर हो जाएगा, शांति एवं सहयोग। दक्षिण एशियाई देशों के जितने भी संगठन है उनका अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? शांति, उनको पीसफुल एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना है और साथ में कोऑपरेशन भी आपको करना होगा। पीस और कोऑपरेशन आपको करना होगा, तभी तभी यहाँ पर ये जो सार्क
के जो देश है, सार्क संगठन के अंतर्गत जो देश है उनका अस्तित्व रहेगा। ओके, तो यहाँ पर सार्क के अंतर्गत जो सार्क नाम का संगठन है उसमें भी क्या किया जाएगा, शांति एवं सहयोग को बढ़ाने के ऊपर फोकस किया जाएगा और यहाँ पर आर्थिक विकास करने का प्रयास किया जाएगा कि हम कैसे मिलजुल कर कैसे तेज गति से हम विकास कर सकें। तो ये सब सार्क के अंतर्गत है। तो दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय देशों के संगठन का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है, शांति और सहयोग के ऊपर, शांति और सहयोग के ऊपर इनका अस्तित्व निर्भर करता है। तो यहाँ पर एक्सप्लेन आपको मिल जाएगा, जैसे इसमें लिखा है कि सार्क की स्थापना 7 देशों के बीच में हुई, क्यों हुई, सद्भावना, भाईचारा और सहयोग का नया युग शुरू करने के लिए। कब हुआ था, 7 से 8 दिसंबर 1985 ढाका के अंतर्गत यहाँ पर एक सम्मेलन होता है और ढाका के अंतर्गत ही इसकी स्थापना होती है। कितने देश है, भारत, पाकिस्तान, मालदीव, नेपाल 4 और भूटान, श्रीलंका और मालदीव, सॉरी, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल 4 हो गए और भूटान, श्रीलंका और मालदीव हो गया। और इसके बाद में हम अफगानिस्तान की हम बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से टोटल कितने देश हो गए, 8 देश इसमें हो गए, 8 देश इसमें हो गए। कौन सा देश कब इसमें शामिल होता है वो आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा देश इसमें कब कब शामिल होता है। तो प्रारंभ में आप देखोगे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव सभी भारत के पड़ोसी देश है, सभी कौन है, भारत के पड़ोसी देश है। और अफगानिस्तान इसमें शामिल हो गया था और अफगानिस्तान शामिल होता है तो उसमें संख्या कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है। कंफ्यूजन यहाँ पर आता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मालदीव या म्यांमार, तो आप सोचोगे कि म्यांमार हमारा नॉर्थ ईस्ट के साथ में टच है और मालदीव की तो बाउंड्री हमारे देश से लगती नहीं है, तो इसको हम पड़ोसी देश में शामिल नहीं करें। लेकिन आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर मालदीव ही होगा, मालदीव होगा, म्यांमार नहीं होगा, म्यांमार इसमें नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो मालदीव, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान। अभी मैंने बात किया और यही क्वेश्चन आपके सामने अभी है कि कौन सा सदस्य नहीं है। तो इसके अंतर्गत मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान कुछ समय बाद में शामिल होता है लेकिन है तो सही, है तो सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार, बी इसका आंसर हो जाएगा। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से आईआर के अंतर्गत पूछे जाते हैं, बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन एक बार छोटे छोटे क्वेश्चन आप देख लीजिए। अगला है इसमें, अगला है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के संघ किस वर्ष में आयोजित हुआ, कब हुआ था, 85, ओके, 1985 इसका आंसर हो जाएगा। 1985 इसका आंसर हो जाएगा। किस वर्ष हुआ था ये, किस वर्ष आयोजित हुआ, 1985। अभी हमने देखा ढाका हमने देखा, तो आंसर क्या हो गया, 1985। अगली हम बात करें कि निम्न देशों में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है, कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है, ये आपके सामने ये क्वेश्चन है, कौन सा सदस्य नहीं है, इसमें 6 नंबर क्वेश्चन है। और इसके अंतर्गत मालदीव है कि नहीं, बिल्कुल है। मॉरिशस नहीं है, इसमें मॉरिशस नहीं है। अभी हमने बात की 8 देशों की हमने बात किया, तो उसके अंतर्गत मॉरिशस नहीं था, मॉरिशस इसमें नहीं था, तो क्या हो जाएगा, मॉरिशस आंसर हो जाएगा। नेपाल, भूटान इसमें शामिल है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि राजस्थान लेक्चर 2016 के अंतर्गत ये क्वेश्चन आया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न देशों में से सार्क का कौन सा उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप क्वेश्चन जब भी पूछा जाए, हाँ पूछ क्या दे रहे हैं, यहाँ पर नहीं है पूछा जा रहा है या है पूछा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना, क्वेश्चन को आप ठीक से पढ़ा कीजिए। सार्क का कौन सा उद्देश्य नहीं है, कौन सा उद्देश्य नहीं है, इसका कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो पहला है दक्षिणी एशिया की जनता के कल्याण को प्रोत्साहन करना, बिल्कुल ये तो उद्देश्य होगा ही। वेलफेयर से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल वेलफेयर किया जाएगा। कंडीशन कितनी बुरी है, वेलफेयर नहीं करेगा तो क्या करेगा। अगला है यहाँ पर आर्थिक विकास, बिल्कुल तेज गति से आर्थिक विकास करना है इनको। और अन्य विकासशील देशों के साथ में कोऑपरेशन, बिल्कुल सहयोग मजबूत करना ही होगा, सहयोग मजबूत करने के लिए तो ये बना है। और अगला है हमारा अपने सदस्य देशों की सुरक्षा सुरक्षित करना या सुरक्षा को सुनिश्चित करना, नहीं ऐसा उसका उद्देश्य नहीं है। जो सार्क है वो इससे जुड़ा हुआ नहीं है, किससे, डी नंबर से ये जुड़ा हुआ नहीं है कि सार्क का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि सदस्य देशों की सुरक्षा सुरक्षित करें, नहीं बिल्कुल नहीं है। ये आसान सा क्वेश्चन है, डी इसका ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो काफी आसान है। सार्क क्यों बना, जनता के कल्याण को प्रोत्साहन देना, आर्थिक विकास करना,
और सदस्य राष्ट्रों के बीच में कोऑपरेशन बढ़ाना, सदस्य राष्ट्रों के बीच में कोऑपरेशन बढ़ाना, यही इसका मुख्य रूप से उद्देश्य होता है। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है? अपने सदस्य देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ये इसका आंसर नहीं होगा, तो डी इसको टिक कर लीजिए, डी इसको सही कर सकते हो। क्वेश्चन अगला है हमारा, शांति के लिए एकता प्रस्ताव। ये सामान्य से क्वेश्चन है, जो कि पहले तो हर बार पूछा ही जाता था, अब इसको पूछना कम कर दिया, लेकिन इसमें तो कुछ और हम बातें करते हैं जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। जैसे इसमें क्वेश्चन है, शांति के लिए एकता का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने दिया? तो ये नाम नाटो, यूएन के साथ में जुड़ा हुआ है, बिल्कुल। किसके साथ में जुड़ा हुआ है? यूएन के साथ में ये जुड़ा हुआ है। तो इसमें होता क्या है, यूएन के साथ में जुड़ा है, बिल्कुल। लेकिन ये समय कब का है? 1950 का ये समय है। और इससे पहले आप देखोगे, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया युद्ध के संदर्भ में आप इसको समझ सकते हो। शांति के लिए एकता प्रस्ताव, शांति के लिए एकता प्रस्ताव किससे किससे जुड़ा हुआ आप मान सकते हो? जो दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया के बीच में युद्ध हुआ था, जिसको हम कोरियाई वार कहते हैं, 50 से 53 के बीच में। यहाँ पर आप देखोगे, उत्तरी कोरिया के द्वारा और दक्षिणी कोरिया, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया के ऊपर जब हमला कर देता है, तो अमेरिका जैसे देश चाहते थे, क्योंकि दक्षिणी कोरिया है वो, उसका समर्थन यहाँ पर अमेरिका जैसे देशों के साथ द्वारा किया जा रहा था, और दूसरी तरफ उत्तरी कोरिया, जहाँ पर साम्यवाद का प्रभाव ज्यादा था, तो उसका जो सपोर्ट है वो यूएसएसआर और दूसरी तरफ चाइना के द्वारा किया जा रहा था। दोनों में कॉन्फ्लिक्ट था, कोल्ड वार का समय है। ऐसे में इन देशों को वीटो पावर मिला हुआ था, बिल्कुल वीटो पावर इन देशों को मिला हुआ था। और रूस नहीं, उसमें यूएसएसआर बार बार कह रहा था कि नहीं नहीं नहीं, हमला नहीं करना है, हम अपनी सहमति नहीं देंगे। तो यूएसएसआर बार बार अपनी वीटो का प्रयोग कर रहा था। और एक बार ऐसा हुआ था कि यूएसएसआर उस यूएनओ के अंतर्गत आ रहे थे, और उस दिन एक दिन आए नहीं थे, ओके, एक दिन वो शामिल नहीं हुए थे, उसी दिन एक बिल पास कर दिया, और दक्षिणी कोरिया है, उसके समर्थन में अपनी सेना यहाँ पर भेज दी जाती है उत्तरी कोरिया के खिलाफ। ओके, तो इस प्रकार से एक माहौल उसमें चल रहा था। लेकिन यहाँ पर फिर से वीटो पावर का प्रयोग करता है यूएसएसआर। कोई भी जो डिसीजन है वो नहीं लेने दे रहा था, कोई भी डिसीजन, हर डिसीजन के लिए मना कर रहा था। ऐसे में अब क्या करें? कैसे कैसे हम सुरक्षा को बढ़ाएं, कैसे हम शांति को बढ़ाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर? तो सुरक्षा परिषद यहाँ पर काम नहीं कर पा रहा था। सुरक्षा परिषद काम क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि पावर तो 5 देशों के पास में ही है। ओके, एक पहला हो गया अमेरिका, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, और दूसरी तरफ चीन और यूएसएसआर हो गया। पावर तो इन्हीं के पास में है। अब क्या किया जाए? क्या करना क्या था उस समय? तो पावर को कैसे भी सुरक्षा परिषद से थोड़ा बहुत ट्रांसफर किया जाए, और कुछ शक्तियां हैं यहाँ पर, अब जो शक्तियां हैं वो महासभा के पास में आ जाएगी। कुछ शक्तियां यहाँ पर महासभा को दी गई थी, किसके द्वारा? इसी के द्वारा, शांति के लिए एकता प्रस्ताव, कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमें शांति बढ़ानी है, सुरक्षा परिषद ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, ऐसे में जो शक्तियां हैं महासभा को देनी चाहिए। तो ये किसके साथ में जुड़ा हुआ है? शांति के लिए एकता प्रस्ताव, ये महासभा के साथ में जुड़ा हुआ है। ये महासभा की शक्ति है। किसकी शक्ति है? महासभा की शक्ति है, जिसके द्वारा जो वीटो का जो मिसयूज हो रहा था, उसका जो प्रभाव है उसको कम करना, वीटो को जो प्रभाव है उसको कम करना, या मिसयूज को रोकना। कैसे भी करके इस मिसयूज को रोके और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति को बढ़ाएं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति बढ़ाओ। इस सब के लिए यहाँ पर आपको शांति के लिए एकता प्रस्ताव आपको देखने को मिलता है। ओके, तो इनके बारे में एक अपने उस समय भारतीय कर्नल भी हुआ करते थे, एजी रंगराज जिसको कहा जाता है। एजी रंगराज, ये क्यों मैं बता रहा हूँ अभी मैं बताऊंगा। एजी रंगराज ये कर्नल रहे हैं उस समय। ये जो युद्ध था उसमें भारतीयों की तरफ से ये जाते हैं, भारतीय सेना की तरफ से ये जाते हैं, यानी भारत भी इसमें शामिल था, यूएनओ के अंदर शामिल था, शांति सेना में, पीस जो इनकी आर्मी होती है उसमें शामिल था। तो यहाँ से भारत की तरफ से एजी रंगराज जाते हैं, रंगराज साहब, और इनको 2020 के अंतर्गत, हाल ही के दिनों के अंतर्गत आप देखोगे इनको वार हीरो का सम्मान देने की बात की जा रही है। रंगराज को वार हीरो, कौन सा? कोरिया युद्ध के अंतर्गत वार हीरो, इनसे संबंधित कुछ सम्मान देने की बात की गई है। ओके, तो ये सब हो गया। इसके अलावा भारतीय कृष्ण मेनन उस समय थे, राजदूत थे कृष्ण मेनन, तो उनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो कृष्ण मेनन हो गया। इसके अलावा हम बात करें भारतीय कर्नल एजी रंगराज की हम बात करें, तो ये काफी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए। इसके अलावा एक स्कॉलर रहे हैं, एक स्कॉलर है जिनका नाम है सुमा।
क्या नाम है, सुमा। उन्होंने कहा कि ये जो कलेक्टिव सिक्योरिटी का ये कॉन्सेप्ट है, ओके, उसको ये परीक्षण हो रहा है, सामूहिक सुरक्षा का ये परीक्षण है, किसमें, इसी कोरिया युद्ध को वो कहते हैं, कोरिया युद्ध को वो क्या कहते हैं, सामूहिक सुरक्षा का ये परीक्षण हो रहा है, क्योंकि पहली बार इसको ठीक से काम में लिया जा रहा है कि कैसे हमारा जो सदस्य राष्ट्र उस पर हमला होता है और जो यूएनओ का सदस्य उस पर हमला करता है, तो कैसे यूएनओ इंटरफेयर करता है। तो इस प्रकार का जो परीक्षण है पहली बार यहाँ पर कोरिया युद्ध के अंतर्गत किया जा रहा है। ये बात कौन कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण विचारक, विद्वान, स्कॉलर सुमा, ओके। तो इनके द्वारा ये बात कही जाती है। तो इन इतना जानना आप सबके लिए काफी रहेगा। इसके अलावा क्या जानोगे इसमें, एक नाम और आता है कभी कभी हमारे सामने, यहाँ पर इसी से जुड़ा हुआ मैकार्थर नाम आता है आपके सामने। ये काफी अग्रेसिव होते थे, ये अमेरिका की तरफ से हैं, अमेरिका सेना की तरफ से ये मैकार्थर, और कह रहे थे कि उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया में हम उत्तरी कोरिया को समाप्त कर देंगे, ऐसे हम कर देंगे, बम की वर्षा करेंगे हम, ओके। और बम की वर्षा की भी जाती है, उत्तरी कोरिया के ऊपर अमेरिका बम जाते हैं, वहां से खूब सारे बम भी बरसाए जाते हैं। तो ये जो अवधारणा वो इन्हीं के मैकार्थर के द्वारा की गई थी। मैकार्थर ने कहा कि हम सामूहिक सुरक्षा के लिए सभी देश एक जगह आएंगे, ओके, हम सभी देश एक जगह आएंगे और उत्तरी कोरिया को समाप्त कर देंगे। इस प्रकार के अग्रेसिव इनके कुछ स्टेटमेंट आपको देखने को मिलते हैं। तो अमेरिका के जुड़े हुए हैं, अमेरिका के जो मिलिट्री है उसके चीफ उस समय रहते हैं मैकार्थर, तो इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका आपको देखने को मिलती है। तो ये था शांति के लिए एकता प्रस्ताव, यूएन के साथ में ये जुड़ा हुआ है, इसके द्वारा पावर महासभा के पास में आ जाती है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। ये कुछ बातें हैं, इसको आप नोट कर सकते हो। आगे बात किया जाए, चलो ये क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन है दलाई लामा का भारत में प्रवेश कब हुआ, और इसके अलावा भारत द्वारा पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता कब दी गई, पंचशील समझौता कब हुआ, और भारत चीन के बीच में जो संबंध थे वो 50 वर्ष कब हो गई। ये सब आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पर भारत द्वारा पीपुल्स रिपब्लिक और चाइना को मान्यता दी गई, ये बिल्कुल ठीक है। और इसके साथ में आप देखोगे पंचशील समझौता, जब तक मान्यता नहीं दोगे तो कैसे पंचशील समझौता हो सकता है। और पंचशील समझौता उसके बाद में आप देखोगे आप 60 के आसपास 58, 59, 60 आप देखोगे दलाई लामा का भारत में प्रवेश, ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ओके। और लास्ट में हो जाएगा 50वीं वर्षगांठ। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफी आसान क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा यहाँ पर चाइना को मान्यता देना, चाइना को हमने मान्यता दे दी, तो इसमें क्या हो जाएगा सेकंड। इसके बाद में हो जाएगा पंचशील समझौता, पंचशील समझौता, उसके बाद में हो जाएगा थर्ड, उसके बाद में भारत में प्रवेश करते हैं, और ये तो सबसे लास्ट में होना, ये 50 साल की यहाँ पर बात की जा रही है, तो ये सबसे लास्ट में होगा। तो इस प्रकार से इसको कर सकते हो, बी इसका आंसर हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, और ये आपके कुछ क्वेश्चन हो गए हैं, कितने, 9 क्वेश्चन हो गए। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10, और ओके। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति का निर्माता कौन है, रूस, पंचशील, आजाद हिंद फौज। तो आसान सा क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज, सुभाष जी, ओके, सुभाष चंद्र बोस। और डी में एक हो जाएगा, बिल्कुल आराम से हो जाएगा, रूस के कौन, पुतिन। बी में 3 हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये डायरेक्ट इसी को कर दीजिए ना आंसर, सी को आंसर कर दीजिए, ये आराम से हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं। काफी काफी आसान सा क्वेश्चन है, ये काफी आसान सा क्वेश्चन है। एक बार फिर से देखिए इसको, क्या ये अभी सही किया है, एक बार फिर से देखिए इसको, भारत की विदेश नीति के निर्माता कौन है, तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, इसके निर्माता हो गए। थोड़ा सा शायद मिलाने में ठीक नहीं हो रहा, ओके। तो ए में 4 हो जाएगा यहाँ पर, ए के अंतर्गत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दूसरा इसमें रूस, रूस में कौन, पुतिन, तो बी के अंतर्गत 3 हो जाएगा।
और सी में पंचशील आपको दे रखा है। पंचशील किसके साथ में? चीन के साथ में। पंचशील किसके साथ में? चीन के साथ में। और डी के अंतर्गत एक हो जाएगा। डी के अंतर्गत एक यहाँ पर हो जाएगा। तो एक यहाँ पे दे रखा था, ये ध्यान नहीं दिया। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस प्रकार से ए आपका आंसर हो जाएगा। काफी आसान सा क्वेश्चन है। इतना आसान क्वेश्चन आए इसकी संभावना काफी कम है, काफी कम संभावना है। आगे बात किया जाए और आगे इसमें निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं है? कौन सा नहीं है? नेतृत्व, लीडरशिप ये होता है। राष्ट्रीय चरित्र तो होता ही है, बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय संसाधन, पावर तो रिसोर्सेज के साथ में जुड़ा ही हो। आपके पास में कितना रिसोर्सेज है, ये सब संसाधन इनके साथ में जुड़ा हुआ है। लेकिन पार्टी सिस्टम से इसका कोई रिलेशन नहीं है। पार्टी सिस्टम किस प्रकार से है, इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। तो हमारा जो आंसर है वो डी हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। आगे चलते हैं और इसमें आपके सामने क्वेश्चन है ये वाला। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। देख लीजिए इसको। इसको देख रहे हो आप? तो इसमें पहला है हमारा भारत अमेरिका परमाणु सहयोग समझौता। कब? अमेरिका के साथ में कब? 2007। अभी इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। भारतीय संसद पर हमला 2001 और वाजपेयी की बस कूटनीति, लाहौर घोषणा पत्र। फिर आप देखोगे वाजपेयी की बस कूटनीति 1999 और सार्क की स्थापना 1985। तो इसमें आप मिलाओगे तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा, आराम से आपका आ जाएगा यदि आप इसको मिलान करोगे। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से हो जाएगा। कैसे करोगे इसमें? तो इसके अंतर्गत ये हो जाएगा सेकंड पहले में, और उसके बाद में तो अपने आप ही हो जाएगा, और किसी में दिया नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए। यदि हम बात करें, ये सभी सिंपल सा भारत अमेरिका परमाणु सहयोग समझौते की हम बात करें तो भारत ने क्या नहीं किया? एनपीटी और सीटीबीटी। एनपीटी 1968, सीटीबीटी 1996। ओके, इन दोनों पर साइन नहीं किया है। इन पर साइन नहीं किया तो आपको क्या नहीं मिलेगा? कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। जो परमाणु तकनीक है, ओके, जो परमाणु हथियार बनाने से संबंधित हो या आप ऊर्जा में काम में ले रहे हो, किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी आपको नहीं मिलेगी यदि आपने एनपीटी के ऊपर साइन नहीं किया। और सीटीबीटी के ऊपर भी आपने नहीं किया है तो इस पर भी आपको आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसे में भारत को कुछ भी नहीं मिल रहा था, और भारत ने क्या किया? 98 के अंतर्गत आप देखोगे भारत ने अपना परमाणु परीक्षण भी कर लिया, और भारत ने कहा कि अब हम भी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। भारत ने पहली बार ऐसी घोषणा किया 98 में। फिर इसके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। लेकिन उसके बाद में आप धीरे धीरे देखोगे अमेरिका के ऊपर जब WTO के ऊपर हमला होता है, उसके बाद में अमेरिका को कुछ अपने दोस्त चाहिए थे, और इसी कड़ी में वो भारत के साथ में रिलेशन बनाते। राष्ट्रपति बुश जूनियर, आप देखोगे भारत के साथ में जो रिलेशन है वो लगातार बढ़ता जाएगा, और धीरे धीरे अमेरिका भी चाहता है कि भारत के साथ में रिलेशन बने। उधर भारत में उस समय सरकारें आ चुकी है, मनमोहन सिंह की सरकार आ चुकी है, और समय था 2005 का ये समय आ चुका है। और 2005 में अमेरिका की तरफ से अमेरिका का जो सीनेट है उस पर उन्होंने तो साइन कर दिया था, 2005 के अंतर्गत ही साइन कर दिया कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको कुछ आप दे रहे हो, रॉ मटेरियल्स आप दे रहे हो, कुछ टेक्निक दे रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे दीजिए। वहां पर सहमति दे दी। तो अमेरिका में 2005 के अंतर्गत यहाँ पर सहमति दे दी जाती है सीनेट के द्वारा, और वहां पर एक अधिनियम था, परमाणु ऊर्जा अधिनियम अमेरिका का, जिसको हम 123 अधिनियम, कौन सा? 123 एग्रीमेंट इसको इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वहां पर अमेरिका का जो ऊर्जा अधिनियम है उसमें कुछ संशोधन किए गए। ओके, कुछ अमेंडमेंट उसमें किया जाता है, और किसमें किया गया था? परमाणु ऊर्जा अधिनियम 123।
और इसलिए इसको 1-2-3 एग्रीमेंट भी इसको कहा जाता है। 1-2-3 एग्रीमेंट भी इसको कहा जाता है। 2005 में अमेरिका की तरफ से सहमति मिल गई थी, लेकिन भारत की तरफ से सहमति नहीं मिल रही थी। 2005 के बाद भी आप देखोगे मनमोहन सिंह की सरकार थी और वहाँ पर जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी उनका सपोर्ट कर रही थी। उनकी जो गवर्नमेंट है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी उसमें कम्युनिस्ट पार्टी की। और उसके बाद में आप देखोगे 2005 या 7 में वो कह रहे थे कि नहीं, नहीं हम साइन नहीं करने देंगे, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी किसकी तरफ झुकाव होगा उनका? यूएसएसआर उस समय नहीं है, बल्कि रूस की तरफ। ओके, तो कम्युनिस्ट पार्टी है, उनका जो रिलेशन है वो क्या चाहते हैं, हमारा जो रिलेशन है वो रूस के साथ में हो। तो इस रूप में आप देखोगे वो नहीं चाह रहे थे कि अमेरिका के साथ में अच्छा रिलेशन बने, और भी बहुत सारे कारण हैं जो आपको नहीं जानना, बस इतना काफ़ी है। तो ऐसे में 2006-7 में आप देखोगे काफ़ी विरोध हो रहा था, और अंतिम 2008 में भारत ने भी इस पर साइन कर दिया और ये लागू हो जाता है। और फिर अमेरिका यहाँ पर कुछ टेक्नोलॉजी भी दे देता है, कुछ यूरेनियम, ये सब भी भारत को प्रदान करना शुरू कर देता है। तो ये थोड़ा-सा इसका हिस्ट्री है भारत-अमेरिका परमाणु सहयोग समझौते का। 2005 में अमेरिका की तरफ से बातचीत शुरू की जाती है, अमेरिका ने इस पर हाँ भर दिया था 2005 में, और भारत की तरफ से आप देखोगे 2008 के अंतर्गत साइन यहाँ पर कर दिया जाता है, और 2008 के अंतर्गत ये लागू हो जाता है, 2008 के अंतर्गत ये लागू हो जाता है। तो ये था थोड़ा-सा हिस्ट्री था भारत-अमेरिका परमाणु सहयोग समझौते की। आगे बात किया जाए? आगे क्वेश्चन कहाँ गया? चलो एक छोटा-सा क्वेश्चन इधर आ जाइए, 13 नंबर क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन की हम बात करेंगे, यदि टाइम ठीक रहा तो 50 क्वेश्चन के आसपास हम बात करेंगे। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन, और इसमें है कि सचिवालय कहाँ पर है? तो सचिवालय में कंफ्यूज मत होइए आप, जो सम्मेलन हुआ था वो जरूर ढाका में हुआ था, लेकिन इसका जो सचिवालय है वो कहाँ पर है? तो यहाँ पर काठमांडू के अंतर्गत। सचिवालय कहाँ पर है? काठमांडू के अंतर्गत। काठमांडू के अंतर्गत इसका सचिवालय है। सम्मेलन जरूर ढाका के अंतर्गत हुआ, लेकिन इसका सचिवालय कहाँ पर है? काठमांडू के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये है अगला क्वेश्चन, और इसमें भी आपको मिलान करना है कि कौन सा क्या होगा, आंसर इसमें क्या होगा, ये सब आपको इसमें मिलान करना है। तो देख लीजिए, इसमें भारत अमेरिका परमाणु सहयोग समझौता, कौन थे उसमें प्रधानमंत्री? मनमोहन सिंह। अगला है ताशकंद सिक्कर समझौता। ताशकंद सिक्कर सम्मेलन कब हुआ था? 1965 पे, पाकिस्तान के वार के बाद में आपको देखने को मिलता है ताशकंद सिक्कर सम्मेलन। तो ये किसके समय था? लाल बहादुर शास्त्री। और शिमला सहमति कब होती है? 1971 का जो वार हुआ था उसके बाद में आपको ये देखने को मिलता है इंदिरा गांधी और पंचशील जवाहरलाल नेहरू। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से ये हो जाएगा, आराम से ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसको मिला लेना आप तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें कि क्षेत्रीय सदस्यता और सामान्य उद्देश्य के साथ अंतर शासकीय संगठन का उदाहरण कौन सा है? कौन सा उदाहरण है? तो इसमें देखिए आप, कुछ बातें लिखी गई है क्वेश्चन के अंतर्गत। क्षेत्रीय सदस्यता, क्षेत्रीय रीजनल यहाँ पर बात की जा रही है, ना कि पूरे वर्ल्ड की। ओके, तो रीजनल यहाँ पर बात की जा रही है, और सामान्य उद्देश्य के साथ में अंतर शासकीय संगठन का उदाहरण। तो एक शब्द से आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि क्षेत्रीय सदस्यता। तो क्षेत्रीय सदस्यता यूएनओ बिल्कुल नहीं, इंटरनेशनल हो गया। डब्ल्यूएचओ ये भी इंटरनेशनल है, और साथ में आप नाटो देखोगे, नाटो आप देखोगे ये भी इंटरनेशनल है, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सार्क, आपको दिखाई दे रहा है, तो ये रीजनल है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है सार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है काफी महत्वपूर्ण है, कुछ घटनाएं की हम बात करेंगे इसमें भी, और ये 4 घटनाएं आपके पास में। फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु, फखरुद्दीन अली अहमद, स्वतंत्रता के बाद में कांग्रेस में विभाजन, जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री के रूप में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की गिरफ्तारी, और इसमें लास्ट में है इंडो सोवियत संधि पर हस्ताक्षर। इंडो सोवियत संधि हस्ताक्षर 1971।
फ़खरुद्दीन अली अहमद वही जिन्होंने साइन किया था इमरजेंसी वाले, और उनकी बाद में मृत्यु भी हो जाती है कब? फरवरी के आस-पास, जहाँ तक मुझे ध्यान है, फरवरी 1977, ये तो बिल्कुल ठीक है, ओके। 1977 फरवरी के अंतर्गत इनकी मृत्यु हो जाती है। स्वतंत्रता के बाद में कांग्रेस में प्रथम विभाजन कब हुआ? जो एक कॉन्फ्लिक्ट चला था सिंडिकेट और कांग्रेस के बीच में, ओके। सिंडिकेट और इंदिरा गांधी आप ले लीजिए, कांग्रेस तो वही था ही। तो सिंडिकेट कौन था? उसमें जो सीनियर जो लीडर उसमें थे, जो मुख्य रूप से साउथ के थे, जिसमें मुख्य रूप से कौन था? के कामराज, जिनको किंग मेकर भी कहा जाता है। किंग मेकर भी जिनको कहा जाता है, के कामराज साहब को, वो के साउथ के थे, और वो अध्यक्ष भी रहे थे कांग्रेस के, उसमें लंबे समय तक ये अध्यक्ष भी रहते हैं। और वो किससे जुड़े थे? सिंडिकेट। सिंडिकेट क्या था? वो सीनियर लीडर है, जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे कि क्या डिसीजन लेना है, क्या नहीं लेना। तो कांग्रेस के जो वरिष्ठतम जो जो लीडर थे, उनको हम सिंडिकेट कहते हैं, और उन्हीं की सहायता से यहाँ पर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है। और उनको बनाने का उद्देश्य ये था कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी रहेगी, लेकिन हम ही काम करेंगे, हमारे अनुसार ही काम होगा, जैसा हम चाहेंगे वैसा ही होगा। लेकिन वैसा हुआ नहीं। 67 के अंतर्गत प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन आप देखोगे इंदिरा गांधी उनकी बातें नहीं मान रही थी। कैसे नहीं मान रही थी? पहला पॉइंट पहला पॉइंट बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 19 बैंकों का एकदम नेशनलाइजेशन यहाँ पर होता है, ओके। दूसरा पॉइंट प्रीफरस वाला, ओके। प्रीफरस वाला आप देखोगे, जिसमें जो राजा महाराजा था उनको पेंशन मिलता था। पहले के समय में राजा महाराजा को पेंशन मिला था। जब इंटीग्रेशन हुआ था भारत का, जब भारत का इंटीग्रेशन हो रहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो वहां पर जितने भी रजवाड़े, राजा रजवाड़े थे, राजस्थान वाले तो बहुत सारे थे उसमें, ओके। तो वो कह रहे थे कि हमें पेंशन दीजिए, अच्छा खासा पैसा हमें दीजिए, तभी हम अपनी सत्ता, ओके, हमारी जो रियासत है, हमारी जो रियासत है वो हम आपको देंगे। तो इस रूप में उनको कुछ पेंशन दिए जाते हैं, काफ़ी अच्छी खासी उनको पेंशन दी जाती है। तो अब उनको समाप्त करने की बात आ जाती है, ओके। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी के द्वारा उनको भी समाप्त कर दिया था, वो थोड़ा-सा बाद में किया गया था, लेकिन उनको भी समाप्त कर दिया। अब क्या होगा? अब यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही थी, सिंडिकेट जैसा कह रहा था वैसा इंदिरा गांधी बिल्कुल नहीं कर रही थी, ऐसे में डिवीज़न होना ही था, और कांग्रेस 2 भागों में बँट जाता है कब? 69, स्वतंत्रता के बाद में पहला विभाजन 1969, ओके। 1969 में यहाँ पर कांग्रेस का विभाजन हो गया। अब क्या बच गया? जम्मू एवं कश्मीर के प्रधानमंत्री के रूप में मोहम्मद अब्दुल्ला की गिरफ्तारी। यदि ये भी आपको नहीं पता है, तो अब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसे आपको पता है फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु, ये आपको पता है, लगभग पता रहता है। और इंडो सोवियत से संधि पर हस्ताक्षर, यानी ये भारत और यूएसएसआर के बीच में जो मित्रता संधि हुई थी 1971 में, कि वो अमेरिका की सहायता ले रहा है, पाकिस्तान वाला अमेरिका की सहायता ले रहा है, तो हम भी आपकी सहायता ले लेंगे, ओके, आप हमारी सहायता कीजिए। और जब भारत पाकिस्तान वार चल रहा था, अमेरिका की तरफ से जब जहाज आते, बहुत सारे, एक बड़ा सा जहाज आता है, तो सातवां जो बेड़ा हम बोलते हैं, जहाज का सातवां बेड़ा जब अमेरिका की तरफ से आता है, तो वहां पर दूसरी तरफ आप देखोगे यूएसएसआर वाले भी आना शुरू हो जाते हैं, फिर वो वापस चले जाते हैं। थोड़ा सा इतिहास था। तो ये जो मित्रता संधि है वो कब होती है? 1971 में। 1971 में इनके बीच में मित्रता संधि होती है। तो कैसे इस क्वेश्चन को करें? जैसे 4 के बाद में हमारा क्या होगा? ए आना चाहिए, क्योंकि 1977 बाद में आता है, और यहाँ पर सोवियत संधि हस्ताक्षर कब हुआ? 1971 में। तो हमें पता है कि ये तो इसका डेट भी पता है और इसका भी डेट पता है, तो 4th के बाद में 1 आना चाहिए। तो इसमें भी 4th के बाद में 1 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो इसको हटा सकते हो। इसकी सहायता से हम केवल 1 हटा सकते हैं। इसके अलावा आपको यदि पता है कि स्वतंत्रता के बाद में कांग्रेस में विभाजन कब हुआ, तो आप इसको कर सकते हो सेकंड 2 1 4, 2 के बाद में 1 आएगा, 2 के बाद में 1 आएगा, ये नहीं हो सकता, 2 के बाद में 1 आएगा और फिर 4 आएगा, ओके। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको करना है। कर लोगे ना इस क्वेश्चन को? क्या आप इस क्वेश्चन को कर लोगे? देख लीजिए एक बार कैसे करना है इस क्वेश्चन को, फिर से देख लीजिए इसको, फिर से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले हो जाएगा इसमें जम्मू एवं कश्मीर के प्रधानमंत्री के रूप में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की गिरफ्तारी, थर्ड पॉइंट इसमें पहले आ जाएगा। उसके बाद में आप देखोगे
स्वतंत्रता के बाद में कांग्रेस में प्रथम विभाजन, तो इसमें सेकंड हो जाएगा हमारा। और उसके बाद की डेट है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है सोवियत संधि पर हस्ताक्षर, ये हो जाएगा फोर्थ नंबर। और लास्ट में फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु ए। तो इस रूप में आपका आंसर हो जाएगा बी। बी आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसानी से आप ये कर सकते हो, बहुत आसानी से ये कर सकते हो। आगे चलते हैं, ये हो गया कंप्लीट। और आगे है क्वेश्चन, लीग ऑफ नेशंस का मौलिक सिद्धांत क्या है। सभी जानते हैं लीग ऑफ नेशन 1919-1920 के अंतर्गत काम करना शुरू कर देता है लीग ऑफ नेशंस। और सामूहिक सुरक्षा, कलेक्टिव सिक्योरिटी के आधार पर इसको बनाया गया था। वुड्रो विल्सन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वुड्रो विल्सन के जो 14 सूत्रीय कार्यक्रम, जो कि पेरिस सम्मेलन या जिसको हम वर्साइल टीटी कहते हैं, उसके अंतर्गत जो 14 सूत्रीय कार्यक्रम उसमें डाले गए थे, उन सब पर बातचीत हुई। उसके बाद में सामूहिक सुरक्षा भी उसमें से एक पॉइंट मिलता है कि ऐसा हमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। ओके, तो ये आदर्शवाद के साथ में जुड़े वुड्रो विल्सन वो कह रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हम करेंगे कैसे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम बनाएंगे और कुछ इंटरनेशनल लॉ हम बनाएंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून और संगठन की सहायता से हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। इस प्रकार से बातचीत की जा रही थी। तो यहाँ पर क्या आएगा, सामूहिक रक्षा। लीग ऑफ नेशन का मौलिक सिद्धांत क्या है। ओके, तो यहाँ से शुरुआत होती है कलेक्टिव सिक्योरिटी की, लीग ऑफ नेशन से ही। 1919 में ये बना था और काम करना शुरू करता है 1920 के अंतर्गत ये अपना काम करना शुरू कर देता है। अगला इसमें आगे है आपके पास में ये क्वेश्चन है, और ये यूजीसी नेट 2010 के अंतर्गत ये क्वेश्चन आ चुका है। ये देख लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए और इसको कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, जल्दी हमें करना होगा। क्वेश्चन नंबर 18, फरक्का बांध कौन है। फरक्का बांध के साथ में भारत बांग्लादेश 1-2-3 एग्रीमेंट अभी हमने देखा, ये किसके साथ में हो जाएगा, यूएसए के साथ में। श्री माओ शास्त्री नहीं, आपने पढ़ा होगा। शांति एवं मैत्री संबंध किसके साथ में, नेपाल के साथ में। 1950 के अंतर्गत एक शांति और मैत्री संधि हुई थी 1950 के अंतर्गत। तो ये काफी आपके लिए। और एक और बच जाता है श्रीमाओ शास्त्री समझौता। ये क्या होता है श्रीमाओ शास्त्री समझौता। श्रीमाओ कौन है, उस समय वहां के श्रीलंका के उसमें प्रधानमंत्री रहते हैं। और मुख्य रूप से जो इश्यू था वो रेफ्यूजी क्राइसिस को लेके, उनके बीच में रेफ्यूजी क्राइसिस को लेके थोड़ा सा ये इश्यू बना था कि, और श्रीलंका वालों ने कहा कि आपके देश के अंदर जो तमिल आ गए हैं उनको आप सिटीजनशिप दे दीजिए। तो नागरिकता के साथ में और शरणार्थी समस्या के साथ में एक समझौता हुआ था जिसको हम कहते हैं श्रीमाओ शास्त्री। श्रीमाओ कौन है, श्रीलंका की तरफ से ये श्रीमाओ महोदय हैं, और भारत की तरफ से कौन है, शास्त्री। और ये कब हुआ था, 64 के अंतर्गत। 64 के अंतर्गत आप देखते हो इस प्रकार का एक समझौता हुआ था। ओके, तो ये आप देख लीजिए श्रीमाओ शास्त्री समझौता। जैसे ही जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होती है उसके बाद में शास्त्री प्रधानमंत्री बनते हैं। महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रहती है, के कामराज, जिसको हम किंग मेकर हम कहते हैं। 1964 यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो ये इनके बीच में अब एक समझौता हो गया। श्री माओ कौन है, श्रीलंका के प्रधानमंत्री, और शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री। किसको लेकर, शरणार्थी समस्या और नागरिकता को लेकर इनके बीच में समझौता होता है। और बस इतना काफी रहेगा, बस इतना काफी है इसमें। तो ये आप मिला लेना है, हो जाएगा आराम से। अगला हम देखें कि पंचशील जो भारत और चीन के बीच के संबंध को बताता है वो किस वर्ष हुआ। सिंपल सी बात है, 1954 में हुआ। ये आप देख लीजिए। अब इसको हम करते हैं। चीन द्वारा भारत पर आक्रमण 62, बांग्लादेश स्वतंत्रता युद्ध 1971, राजीव जयवर्धन समझौता 87, कारगिल युद्ध 1919। ओके, तो इसको भी आप मिला लीजिए। राजीव जयवर्धन समझौता क्या है, इसको पढ़ा होगा आपने। राजीव जयवर्धन समझौता जो तमिल इश्यू को लेके था, तमिल इश्यू को लेके था। आप देखोगे यहाँ पर ये जो श्रीलंका है, यहाँ पर एक जाफना प्रदेश है।
ओके, श्रीलंका के ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ आप जाओगे, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ बढ़ोगे, तो यहाँ पर जाफना प्रदेश और जाफना प्रदेश के अंतर्गत ही आप देखोगे जो सिंहली है, सिंहली काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर रहते हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में रहते हैं श्रीलंका के अंतर्गत, लगभग 75%। और यहाँ पर जो तमिल्स थे, भारतीय और श्रीलंकाई दोनों, लगभग उनकी पॉपुलेशन 20% है, दोनों की मिलाएँ तो भारतीय और श्रीलंका वाले। तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ये जो सिंहली थे, जो श्रीलंका के थे, और वो कह रहे थे कि हम उनको नागरिकता नहीं देंगे, उनको कई सारे अमेंडमेंट किए जाते हैं, नागरिकता उनसे छीन ली जाती है। ऐसे में जाफना प्रदेश के अंतर्गत एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है। बहुत सारे आपने नाम सुने होंगे इसमें, ओके, लिट्टे का नाम आपने सुना होगा। लिटे का आपका नाम सुना होगा, तो फिर वो ही इसी जाफना प्रदेश में वो बनता है, लिटे बनता है, और फिर लिटे के द्वारा काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट किया जाता है, काफ़ी लोगों को परेशान किया जाता है। ऐसे में श्रीलंका सरकार और जो जाफना प्रदेश के अंतर्गत जो लिटे था, ऑर्गेनाइजेशन था, इनके बीच में सहयोग स्थापित करने की बात की जाती है कि कैसे भी करके इस कॉन्फ्लिक्ट को रोका जाए, और उसी को हम जानते हैं राजीव जयवर्धन समझौते के नाम से 87 के अंतर्गत होता है ये, ओके। तो ये थोड़ा-सा इतिहास था जाफना प्रदेश, ये थोड़ा-सा देख लीजिए आप। आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन, ये हो गया 20 नंबर हो गया। चलते हैं, आगे चलते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन है पीटीबीटी। पीटीबीटी हो गया, पोखरण आर्विन समझौता, एनपीटी और सीटीबीटी, ये तो आराम से हो जाएगा। सीटीबीटी कब हुआ था? 96। एनटीपीटी, सॉरी, एनटीपी 68 हो जाएगा। पोखरण आणविक विस्फोट 1974, और पीटीबीटी 63। ओके, ये छोटा हुआ था, ये बड़ा हो गया। 96 वाला, 63 वाला थोड़ा छोटा था, 96 वाला बड़ा हो गया। पोखरण आणविक विस्फोट 74। ओके, बुद्धा इस्माइल जिसको कहा जाता है, बुद्धा इस्माइल इसको कहा जाता है, ओके, बुद्धा इस्माइल इसको कहा जाता है, और शांति के लिए ये हुआ था। भारत ने परमाणु परीक्षण किया, लेकिन हम कहते हैं कि भारत के पास में जो परमाणु शक्ति है वो कब आया? 98। ऐसा क्यों कहते हैं? ये भी एक क्वेश्चन है कि भारत ने पहला परमाणु जो परीक्षण है वो तो 74 में कर लिया, लेकिन भारत ने क्यों कहा कि हमारा जो परमाणु शक्ति है, शक्ति संपन्न हो गए, ये हम 98 में हुए? ऐसा क्यों कहा जाता है? तो भारत ने कहा, भारत की तरफ से इंदिरा गांधी ने उस समय घोषणा किया था, जब 74 के अंतर्गत भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया, तो उन्होंने कहा कि इसका प्रयोग हम पीस के लिए करें। बुद्धा इस्माइल ये क्या कर रहे हैं? पीस के लिए हम इसका प्रयोग करें, शांति के लिए, ऊर्जा के लिए, एनर्जी का हम डेवलपमेंट करेंगे इसके लिए। और साथ में जब 98 में आप देखोगे वाजपेयी सरकार के दौरान जब ये होता है, तब कहा कि हम परमाणु शक्ति संपन्न हो गए। भारत ने ऑफिशियल यहाँ पर अनाउंसमेंट किया था, घोषणा किया था औपचारिक रूप से, इसी समय 98 में। तो ये कुछ पॉइंट्स है, ये आप देख लीजिए, कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए, आराम से ये सब हो जाएगा। ये हो गया 21। 22 क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ये लीजिए क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें है 1962 के बाद विदेश मंत्री द्वारा चीन का प्रथम दौरा, भारतीय संविधान का व्यापक संशोधन, ये तो आराम से हो जाएगा। 42 और 44, ओके, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जिसको कहा जाता है, जिसमें बड़े लेवल पर यहाँ पर अमेंडमेंट होता है। बस कूटनीति, अटल बिहारी वाजपेयी, आर्थिक उदारीकरण 1990-91 में पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह, और साथ में क्या रह गया? 1962 के बाद में विदेश मंत्री द्वारा चीन का प्रथम दौरा, तो ये मोरारजी देसाई उस समय हो जाते हैं, ओके। तो ये आप मिला लेना, आंसर हो जाएगा आपका। 22 हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने एनपीटी के ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए, नहीं करेंगे हम एनपीटी के ऊपर हस्ताक्षर, भारत ने कहा था। क्यों? क्योंकि ये भेद मूलक है। कैसे? जैसे ये जो टीटी हुआ था 1968 में, टीटी हुआ था, और इसमें कहा कि अभी तक जिनके पास में परमाणु शक्ति आ गई है वो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र होंगे, और इस समय तक 5 देशों के पास में शक्ति आ चुकी थी, इस प्रकार की शक्तियां आ चुकी थी 5 देशों के पास में, और कह रहे थे कि अब परमाणु परीक्षण नहीं किया जाएगा, अब परमाणु परीक्षण नहीं किया जाएगा, केवल कंप्यूटर लैब में आप परीक्षण कर सकते हो और किसी प्रकार का परमाणु परीक्षण नहीं किया जाएगा, ओके। तो पहली बात तो रोक ही लगा दी गई थी, कंप्लीटली यहाँ पर रोक लगा दी जाती है। और दूसरी बात की गई कि जो इस पर साइन करेगा उसको हम हेल्प कर देंगे, जिनके पास में है टेक्नोलॉजी और कुछ
यूरेनियम देके उसकी सहायता कर देंगे और जो प्रयोग है केवल और केवल प्रयोग एनर्जी में इसका प्रयोग करेगा, ओके। तो इन्होंने तो सबसे पहले अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र मान लिया और फिर करेंगे। अब कोई कुछ नहीं करेगा, हमारे पास में पावर रहेगी। ऐसे में भारत ने कहा कि ये सही नहीं है, आप जो कर रहे हो वो सही नहीं है, तो भेद मूलक है ये, ओके। ये सही नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से भारत के द्वारा इसका विरोध किया गया, भारत ने इस पर साइन नहीं किया। और जब भारत साइन नहीं करेगा तो पाकिस्तान वाला क्यों करेगा, तो वो भी नहीं करता है बाद में। चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका 24 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें कुछ घटनाएं दी है, जैसे भारत रूस संबंध 71, ये अभी हमने देखा 74, ये अभी हमने देखा क्यूबा संबंधी मिसाइल संकट 62, और यहाँ पर भारत के संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम को अपनाया गया सबसे बाद में। ये जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम जो कि आईएमएफ के द्वारा संचालित होता है, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, ओके, ये भारत ने अपना लिया था जब भारत ने लिबरलिज्म को अपनाया 90 के समय, ओके। तो इस प्रकार के कार्यक्रम को भारत के द्वारा अपनाया गया। तो इसके अंतर्गत ये सबसे बाद में हो जाएगा 4 नंबर वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बहुत आसान है अब तो करना, अब तो आराम से कर ही लोगे इसको, ओके। तो मैंने कहा कि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम ये सबसे बाद में होता है 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 25 नंबर है, इंदिरा डॉक्ट्रिन को भारतीय विदेश नीति का मुख्य पहलू माना जाता है। इंदिरा डॉक्ट्रिन आप देखोगे कि इंदिरा डॉक्ट्रिन पहले जवाहरलाल नेहरू के अनुसार डॉक्ट्रिन चलता था, जो कि आइडियलिस्ट स्कॉलर थे, ओके। आइडियलिज्म के साथ में उनके कुछ विचार आप देखोगे, स्कॉलर ठीक का कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में इंदिरा गांधी जब विदेश नीति अपनाती है, इंदिरा गांधी जब पावर में आते हैं, तो उस समय उन्होंने कहा कि हमारी जो लोकल प्रॉब्लम है, जो स्थानीय समस्याएं हैं, जो रीजनल प्रॉब्लम है, उसके ऊपर हम फोकस देंगे और हमारी जो पॉलिसी होगी वो रियलिस्टिक होगी। तो भारत में जो यथार्थवादी नीतियों की शुरुआत की जाती है वो इंदिरा गांधी सरकार के समय से की जाती है। पहले जवाहरलाल नेहरू की जो नीतियां थी उसको हम आदर्शवादी नीतियां कहते हैं, वो विश्व स्तर की समस्याओं का समाधान कर रहे थे। लेकिन भारत में जब इंदिरा गांधी आती है तो उन्होंने कहा कि रीजनल जो प्रॉब्लम है उसका समाधान हम करेंगे और साथ में ही हम केवल जैसी कंडीशन है उसी के अनुसार हम अपना व्यवहार करेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप देखिए इसका आंसर अब आप आराम से कर सकते हो, आराम से इसका आंसर अभी हो सकता है। तो भारत की सुरक्षा क्षेत्र से स्पर्शी और विदेशी शक्तियों के किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप को भारत की सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में माना जाता है। इसके अलावा भारत की विदेश नीति का लक्ष्य यह भारत की सुरक्षा क्षेत्र को और भारत की पूर्व वर्चस्व से समीकृत करता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने है। तो आंसर क्या होगा इसमें? सी आंसर हो जाएगा इसमें, सी इसका आंसर हो जाएगा और सी से आप इसको कर सकते हो आराम से। अगला क्वेश्चन है इसमें 26, भारत श्रीलंका समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? 26 नंबर क्या उद्देश्य था? अभी हमने देखा जो सियाली है और तमिल के बीच में जो एथनिक कन्फ्लिक्ट है उसको समाप्त करना, यही इसका उद्देश्य होता है। भारत श्रीलंका समझौते का मुख्य उद्देश्य ये था। राजीव जयवर्धन समझौता भी हमने देखा 1987 वाला, 1987 का यही मुख्य उद्देश्य है। तमिल वाला इश्यू आप देखोगे वहां पर जयललिता, करुणानिधि जैसे यहाँ पर मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उनका मेन क्या रहता है? मेन हर बार आप उनका देखोगे इलेक्शन के समय उनका जो स्पीच है वो देखोगे, वो बार बार तमिल का इश्यू उस समय उठाते थे। अब तो दोनों में से कोई नहीं रहा है, पहले इस प्रकार का इश्यू उठाते थे। तो यहाँ पर तमिलनाडु के जो तमिल्स थे उनका रिलेशन वहां के साथ में था उनके, ओके, कई सारे रिलेशन उनके साथ में थे। तो भारत की तरफ से भी उनका इंटरफेयर किया जाता था, भारत की तरफ से इंटरफेयर किया जाता था। क्यों? क्योंकि ये भारतीय तमिल के साथ में जुड़े हुए हैं, तमिलनाडु के लोगों के साथ में उनका रिलेशन था, इसलिए भारत की सरकार उसमें इन्वॉल्व होती है। और आप देखोगे 1990 का वो समय देखोगे जब भारत के प्रधानमंत्री तो उसमें नहीं रहते, राजीव गांधी जब इसी को लेके जब अपना एक सम्मेलन कर रहे थे
तमिलनाडु के अंतर्गत वहीं पर आप देखोगे उनकी मृत्यु हो जाती है। कारण क्या है? जो लिटे था ऑर्गेनाइज़ेशन था, उनकी एक उसमें से एक महिला थी जो कि बम लगा के आती है अपने शरीर के ऊपर और उनके सामने जाके अपने आप को उड़ा लेती है, विस्फोट कर लेती है महिला, अपने आप को खत्म कर लेती है। साथ में राजीव गांधी की भी उसमें हत्या हो जाती है। तो इसी लिटे ने किया था। इसी कॉन्फ्लिक्ट में आप देख सकते हो राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। इसी को लेकर जब राजीव जयवर्धन समझौता हुआ था, उससे काफ़ी परेशान हो गया था। ओके, उसे अच्छा नहीं लगा था। किसको अच्छा नहीं लगा था? यहाँ पर लिटे, जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसको ठीक नहीं लगा था, जो कि जाफना प्रदेश में मुख्य रूप से रहता है, तमिल के इश्यू को लेके जो कंसर्न करता था। तो ये हो गया 26 से। प्रभाकरण का नाम आपने सुना होगा। प्रभाकरण, जो कि इस टेररिस्ट ग्रुप के मेन लीडर थे उस समय। ओके, टेररिस्ट ग्रुप तो अमेरिका वालों ने कहा कि ये एक टेररिस्ट ग्रुप है। ओके, 2001 के अंतर्गत जब यहाँ पर अमेरिका के ऊपर हमला हुआ था, डब्ल्यूटीओ के ऊपर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, पेंटागन वाली बिल्डिंग्स के ऊपर जब हमला होता है, तो उसके बाद में लिट्टे जैसे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे, सबको टेररिस्ट ग्रुप में शामिल किया जाता है और फिर प्रभाकरण के 2009 में समाप्त कर दिया जाता है श्रीलंका सरकार के द्वारा। तो लिट्टे के मेन लीडर थे प्रभाकरण। तो ये हो गया आपका 27 नंबर। नहीं हुआ अभी, ये देख लेते हैं। संधि और समझौते को क्रमानुसार व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कोड, ये कहाँ पर है? ओके, तो 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये रहा 27 नंबर क्वेश्चन। भारत यूएस परमाणु संधि, भारत सोवियत मित्रता संधि, ताशकंद समझौता, ये सब हमने देख लिया है। 66, 71 और 2008, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो इस प्रकार से इसको करोगे तो आपका हो जाएगा। इस प्रकार से आप करोगे तो ये क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा, कोई इसमें समस्या नहीं है। ओके, तो पहला है इसमें भारत यूएसए परमाणु संधि, ये कब हुआ? ये अभी हमने देखा 2008, शिमला समझौता 1971, ताशकंद समझौता 66 और भारत सोवियत मित्रता संधि 71। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन मिलाओगे तो आपका आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, काफी अच्छा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर सकते हो आप। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, IORARC, कब बना था? 97 के अंतर्गत, 1997 के अंतर्गत ये ऑर्गेनाइजेशन बनता है, IORARC, जिसको हम कहते हैं। ओके, तो इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है ये देख लीजिए। हिंदी में इसके लिए कुछ नाम था, हाँ ऐसा कुछ लिखा जाता है इसका। ओके, इस प्रकार से इसका नाम है IORARC, जिसको कहा जाता है, जिसको द इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ओके, ये इसका कुछ नाम है, द इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, IORARC, जिसको कहा जाता है। और इससे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इससे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या भारत इसका मेंबर है? तो बिल्कुल बिल्कुल भारत इसका मेंबर है, भारत इसका मेंबर है। तो ये पूछा है पहला, क्या भारत इसका सदस्य है? IORARC, बिल्कुल है भारत इसका मेंबर। दूसरा है, पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने में मदद करता है। ठीक है, कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान के साथ में अच्छे रिलेशन इसके द्वारा बन सकते हैं। ये विशेष आर्थिक क्षेत्र को परिभाषित करता है, विशेष आर्थिक क्षेत्र को भी ये परिभाषित करता है, बिल्कुल ठीक है। और हिंद महासागर में जल दास्युता नहीं है। जल दास्युता जो जहाज होते थे वहां पर, जो डाकू होते थे, ओके, तो क्या उनसे कुछ जुड़ा हुआ है कि ये चोरी कर लेंगे, या समुद्री जो लुटेरे होते हैं उनसे कुछ जुड़ा हुआ है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इसमें फोर्थ वाला हटा दीजिए एक तो। ओके, फोर्थ वाला यदि आप हटाओगे तो आपके पास में कुछ कुछ ऑप्शन मिलेगा, कुछ कुछ ऑप्शन मिलेगा आपके पास में। तो आपको ये क्वेश्चन करना है, कैसे करोगे? क्या ये पाकिस्तान के साथ में अच्छे संबंध स्थापित करने में मदद करता है? क्या ये सही है? पहला बिल्कुल ठीक है, पहला बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें समस्या नहीं है, कोई इसमें समस्या नहीं है। लेकिन तीसरा सही होगा, चौथा सही होगा, क्या ये बिल्कुल ठीक है क्या? आपके पास में ऑप्शन बहुत कम है और उसी ऑप्शन में से आपको एक टिक करना है, एक आपको टिक करना है इसी में से। तो इसमें आप देखिए,
तो पहला है भारत रीजनल कोऑपरेशन के लिए इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का सदस्य है, बिल्कुल इसका सदस्य है, तो ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान के साथ में अच्छे संबंध मदद करता है, नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान से इसका कुछ लेना-देना नहीं है, जो मुख्य रूप से हिंद महासागर है। यहाँ पर हम बात करें हिंद महासागर जो तटीय क्षेत्र है, जो इसका जो चारों ओर का जो लैंड है हिंद महासागर के चारों ओर है, ओके, जितने भी देश आते हैं, उन सबके साथ में जुड़ा है, तो पाकिस्तान कहाँ पर आएगा ये? तो पाकिस्तान इसमें हम शामिल नहीं करेंगे। अगला है ये विशेष आर्थिक क्षेत्र को परिभाषित करता है, बिल्कुल करता है, और हिंद महासागर में जल दस्युता नहीं है, ये ऑप्शन हटा दीजिए। तो फोर्थ वाला यहाँ पर हटा दिया हमने, यहाँ पर पाकिस्तान वाला हमने हटा दिया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। पढ़ लेना आप इसको। आगे चलते हैं, ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट किसका है? हिमालय कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये सब बातें किसने कही है? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, ओके। अगला क्वेश्चन है इसमें, इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950 की आलोचना नेपाल के माओवादियों द्वारा किस कारण से की जाती है? जो ये ट्रीटी हुई थी 1950 में, मित्रता संधि, भारत नेपाल की जो मित्रता संधि हुई थी 1950 की, इसमें बहुत सारे पॉइंट है। जैसे भारतीयों ने कहा कि इसमें मुख्य रूप से भारतीयों ने कहा कि ठीक है, हम आपकी सुरक्षा करेंगे, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही आप करना, ओके। जो भी आप काम करो हमसे एक बार सहमति आप ले लेना। यदि आप दूसरे देशों के साथ में कुछ हथियार खरीद रहे हो या अन्य प्रकार के रिलेशन बना रहे हो, तो एक बार हमसे पूछ लीजिए, हमें फीलिंग गुड आएगा, हमें अच्छा लगेगा, ओके। इसके अलावा भी बहुत सारे इसमें आपको प्रावधान देखने को मिलता है, और साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी प्रयास किए गए। लेकिन ये सब आपको नहीं देखना, आपको कौन-सा देखना है कि जो माओवादी है, जो माओइस्ट उसमें वहाँ के देखोगे आप, वो इसकी किस आधार पर आलोचना करते हैं, कैसे, क्यों, कौन-कौन से पॉइंट है जिसके आधार पर इसकी आलोचना की जाती है? तो ये है असमान संधि है, बिल्कुल ठीक है। नेपाल अस्मिता का बढ़ता हुआ दावा, ये भी बिल्कुल ठीक है। और अंतिम हमारा चीन से समान दूरी की नीति, चीन से समान दूरी को लेकर भी ये काम होता है। तो ए, बी, सी यानी उपयुक्त सभी, डी इसका आंसर हो जाएगा। इन तीनों आधार पर माओवादियों के द्वारा इसकी आलोचना की जाती है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, कितना हो गया? 30 नंबर हो गया। आगे चलते हैं, 31। टाइम 55 मिनट हो गया, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है, ओके। चलो जल्दी देख लेते हैं इनको, ये काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ओके। इसको देखिए आप, इसको याद ही कर लीजिए आप, इनको, इन पॉइंट्स को आप याद करना। फॉरेन पॉलिसी इंस्टीट्यूट किसके साथ में जुड़ा हुआ है? टर्की के साथ में। भारत का क्या है? एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, ऐसे एक पॉइंट आप ध्यान में रखोगे तो आपका हो जाएगा। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस किसके साथ में? ये भारत का थिंक टैंक है, फॉरेन पॉलिसी के साथ में जुड़ा हुआ, ओके। इस प्रकार के थिंक टैंक यानी जो इंटेलेक्चुअल होते हैं, हमें किस प्रकार की विदेश नीति अपनानी चाहिए, तो इस प्रकार के कुछ बने होते हैं, थिंक टैंक बने होते हैं, हर देश में बने होते हैं, बहुत सारे थिंक टैंक होते हैं। ये फॉरेन पॉलिसी के साथ में जुड़ा हुआ है, तो फॉरेन पॉलिसी के साथ में भारत में इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एनालिसिस भारत, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज यूके, और इसमें टर्की की हमने बात किया, और कार्नेगी एंडोमेंट यूएसए। तो इस प्रकार से यदि एक दो आपको पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है इसमें 32। ये इश्यू अभी नहीं है, ध्यान में रखिए। कौन सा एक भारत पाकिस्तान विवाद नहीं है, भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सा विवाद नहीं है? तो यहाँ पर ये दहग्राम विवाद आपको दिखाई दे रहा है, आंगरकोटा दहग्राम विवाद बांग्लादेश के साथ में जुड़ा हुआ है। तो भारत ने बांग्लादेश के साथ में एक जो समझौता किया था, समझौते करने के बाद में जो कुछ क्षेत्र थे जो भारत में थे, जैसे ये भारत है और ये बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश के बहुत सारे क्षेत्र यहाँ पर भारत में थे, 111 क्षेत्र, ओके। यहाँ पर 51 हो जाएगा, और भारत के इसमें थे 111, ओके। बांग्लादेश के भारत में बहुत सारे क्षेत्र थे, भारत की सीमा के अंतर्गत बांग्लादेश के बहुत सारे क्षेत्र थे 51, और भारत वालों के यहाँ पर थे 111, और उसमें से दहग्राम ये सब भी वहाँ उसी के अंतर्गत शामिल होता है। लेकिन आप देखोगे 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भारत में हुआ,
16वां भारत में संविधान संशोधन हुआ और उसके बाद में इस प्रकार का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको समाप्त कर दिया। बोल देते ठीक है आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा और यहाँ पर जो लोग थे, इस क्षेत्रों में जो लोग रहते थे उनको कहा गया कि आप किसी भी क्षेत्र की सिटीज़नशिप आप ले सकते हो, किसी भी क्षेत्र के सिटीज़न आप लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मना नहीं करेगा। तो इस प्रकार से कुछ पॉइंट्स है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन-सा एक भारत-पाकिस्तान विवाद नहीं है? तो सर क्रीक विवाद बिल्कुल है, इधर गुजरात की तरफ कच्छ का जो क्षेत्र है वहाँ पर आप जाओगे तो सर क्रीक विवाद आपको देखने को मिलता है। सर क्रीक ये भी एक ब्रिटेन के ही लोग हैं, सर क्रीक उन्हीं के नाम पर इसको सर क्रीक विवाद कहा जाता है। ओके, कहाँ पर ये गुजरात का जो कच्छ क्षेत्र है वहाँ पर आपको ये मिलता है। काफ़ी रिसोर्सेज़ है इस क्षेत्र के अंतर्गत, काफ़ी गैस है, बहुत सारी रिसोर्सेज़ आपको मिलता है। तो इसको लेकर एक विवाद बना हुआ भारत-पाकिस्तान के बीच में। सियाचिन विवाद जो कि सबसे हाइट के ऊपर आप देखोगे, युद्ध क्षेत्र आप देख सकते हो। सबसे हाइट के ऊपर है सियाचिन वाला। तो ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच में है और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ये बिल्कुल है। तो ये हो गया आपका। आगे चलते हैं 33 नंबर। तो ये है आपका क्वेश्चन है 1980 के पूर्व इज़राइल को वास्तविक मान्यता नहीं दिए जाने का कारण नहीं था ये पूछा इसमें। तो इसमें भारत का इतिहास और परंपरा, भारतीय राष्ट्र की विचारधारा, भारतीय समाज की बहुलवादी प्रकृति और आर्थिक तत्व है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? 33 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें आप देखोगे इज़राइल के साथ में हमारे रिलेशन नहीं थे। इकोनॉमिक एलिमेंट्स हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है क्या? हो सकता है, बिल्कुल है। भारतीय समाज की बहुलवादी प्रकृति ये भी हो सकता है और भारतीय राष्ट्र की विचारधारा। ये देखिए एक पॉइंट आपके एक सामने एक पॉइंट है कि हमारे इज़राइल के साथ में रिलेशन क्यों नहीं थे। पहला पॉइंट तो यही है कि हमारी जो आइडियोलॉजी थी वो नाम के साथ में जुड़ी है, गुट निरपेक्षता के साथ में जुड़ी है। ना तो हम यूएसए के अंदर के शामिल हो रहे थे, ना यूएसएसआर के अंदर के शामिल हो रहे थे। तो भारत की जो आइडियोलॉजी है वो इसी प्रकार से थी और जो इज़राइल था वो पूंजीपति देश यानी अमेरिका के साथ में था। ओके, वो उसी का समर्थन कर रहा था, इसलिए हम यहाँ पर शामिल नहीं हो रहे थे। और भी कई सारे इश्यूज है, जैसे एक देखोगे भारतीय समाज की बहुलवादी प्रकृति, कई सारे यहाँ पर कल्चरल ग्रुप रहते हैं। ओके, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई बहुत सारे रहते हैं और ये जो कल्चरल ग्रुप है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देखोगे इजराइल फिलिस्तीन अरब देशों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था अरब देशों के अंतर्गत। ओके, भारत का रिलेशन किस प्रकार से, भारत मल्टी कल्चरल सोसाइटी और उसका रिलेशन फिलिस्तीन और अरब देशों के साथ में अच्छा था। ओके, क्योंकि यहाँ पर कल्चरल रिलेशन है इनके साथ में। और जब हम कल्चरल रिलेशन की बात करते हैं तो अब क्या होगा, अब होगा इजराइल के साथ हम रिलेशन नहीं बना सकते क्योंकि उनका वार चल रहा था उस ग्रुप के साथ में जिनका हमारा रिलेशन, हमारी कल्चर का उनके साथ में रिलेशन था, उनके साथ में यदि वार होता है तो हम शामिल नहीं होंगे। तो इजराइल